नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑन अ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में। इस एक्ट को आपने बहुत अलग अलग समय पे और बहुत अलग अलग कारणों से ज़रूर सुना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो इस एक्ट के अगेंस्ट, जैसे इरोम शर्मिला का नाम आपने अगर सुना हो, जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जो इस एक्ट के अगेंस्ट एक कांस्टेंट फाइट दे रही हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स। इसी के साथ साथ आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलते हैं जिनको रोकने के लिए, जो कि आर्म्ड रिबेलियन पे उतर जाते हैं, उनको रोकने के लिए हमने ये एक्ट बनाया ताकि कुछ एक्स्ट्राजीनियस सिचुएशंस से निपटने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास कुछ ऐसी पावर्स हों जिससे वो तुरंत डिसीजंस ले पाएं, तुरंत एक्शन ले पाएं और उन मूवमेंट्स को ख़त्म कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं इस एक्ट की निटी ग्रिटीज पे। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके कुछ सेक्शंस के बारे में, हम चर्चा करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में कि कब ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया और कब इसको भारत सरकार ने मान्यता दी। हम बात करेंगे इसके सैलिएंट फीचर्स, इसके क्रिटिसिज्म एंड ऑफ कोर्स द आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, एंड इन द एंड द वे फॉरवर्ड। बट दोस्तों, टू स्टार्ट दिस लेक्चर मैं आपसे चाहता हूं एक क्वेश्चन पूछना, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी मेंस ने भी हमसे पूछने की कोशिश की थी। और यही क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे एक्ट को पढ़ते हुए आपको ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है। क्वेश्चन इज, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट द व्यू दैट द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 इज अ ड्रैकोनियन एक्ट। आपको इस एक्ट को पढ़ते हुए यह समझना है कि ये ड्रैकोनियन एक्ट है या नहीं, अगर है तो क्यों है, और अगर है तो वेदर इट इज लीडिंग टू केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। तो आपको जानने को मिलेगा कि हाँ, देयर आर सम सिचुएशंस वेयर दीज आर्म्ड फोर्सेस एक्टेड इन सच अ मैनर दैट देयर एक्ट लेड टू ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। So, what sections of Armed Forces Special Powers Act are opposed by the activists? तो basically, while reading the sections of this act, आपको ये भी पता करना है कि वो कौन से ऐसे sections हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा अपोज किए जाते हैं। और फाइनली, you have to critically evaluate the requirement reference to the view held by the apex court. बेसिकली अपेक्स कोर्ट ने इसके बारे में जो भी बातें बोली हैं, आपको उस पर भी अपने विचार प्रकट करने हैं और उसको इवैल्यूएट करना है। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन की, जो आप इस पूरे लेक्चर के दौरान अपने दिमाग में रखोगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड से, फ्रॉम व्हेन डज इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड। अगर हम सबसे पहले डिस्कशन में लाएं प्री इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारे इंडिपेंडेंस, हमारे स्वतंत्रता के पहले के समय को, तो वो समय आता है क्विट इंडिया मूवमेंट का। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर में चलाया गया था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही इस चीज को इनेक्ट किया गया था बाय द लिनलिथगो। जब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में इस एक्ट को लाने की कोशिश करी तो उसे कहा गया उस समय लाइसेंस टू किल, क्योंकि उस समय के क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए यह जरूरी था कि उस समय की आर्म्ड फोर्सेस के पास में कुछ ऐसी पावर्स हों जिससे वो डायरेक्ट एक्शन ले पाए और ऐसे सिडिशन, क्योंकि उस समय जो भी सरकार के अगेंस्ट बोलता था उसे सिडिशन कह दिया जाता था, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे आर्म फोर्सेस को उन्होंने सोचा कि कुछ स्पेशल पावर्स दी जाए, और वो इतनी ज़्यादा स्पेशल पावर्स दे दी गई कि उसे
लाइसेंस टू किल कहा गया, क्योंकि लिटरली उनके पास किसी को भी मारने की आज़ादी थी। मगर आज जैसा कि आप जानते हो, आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस अ फंडामेंटल राइट, that is right to life. And you must also know that right to life is not only the fundamental right but also a human right. मतलब कि ह्यूमन राइट वो राइट है जो आपको पैदा होते ही मिल जाता है, और राइट टू लाइफ एक ह्यूमन राइट भी है। तो यहां पे अगर इस चीज को हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या ये गलत है या नहीं, इसी पे हमको आज विचार करना है। तो ये तो बात हो गई प्री इंडिपेंडेंस के समय की। मगर जब हम इंडिपेंडेंट हुए, डेट इज एग्जैक्टली एट 1947, क्योंकि भारत उस समय एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन था, हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जैसे ईस्टर्न बंगाल, जैसे असम। यहाँ पे जब हमने देखा कि कुछ ग्रुप्स आर्म्ड रिबेलियन पे उतर चुके हैं, जो कि इंटरनल डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं भारत की सॉवरिनिटी को, भारत की इंटीग्रिटी को, जो कि हमारे देखने में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं था। इस कारण से इंडिया ने 1947 में 4 ऑर्डिनेंस ला के इस इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर को हैंडल करने का सोचा, और हम लोग भी बिल्कुल ऐसा ही एक एक्ट जो कि लिनलिथगो जी के द्वारा लाया गया था, 4 ऑर्डिनेंस पास करके इन 4 अलग अलग रीजन्स के लिए हम लोग लेके आए, डेट इज ऑफ बंगाल, असम, ईस्ट बंगाल एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। मगर इसको इन अ फॉर्म ऑफ एक्ट लाने में अभी समय था, वो आएगा 1958 में। फिर कहानी शुरू होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस। आपको दोस्तों पता होगा, हमारे यहाँ पे नागा पॉपुलेशन जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिसाइड करती है, उनकी बहुत समय से एक डिमांड है, जिस डिमांड पे हम लोग नागा पीस अकॉर्ड में भी चर्चा करते हैं। वो डिमांड है ग्रेटर नागालैंड की। आपको पता होगा कि नागा ट्राइबल ग्रुप डिमांड करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बहुत सारी स्टेट्स को मिला के अपना एक रीजन वो अलग चाहता है, जिसमें असम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये सारे एरियाज मिला के वो चाहते हैं कि नागा ट्राइबल ग्रुप के लिए एक अलग से पूरी जगह दे दी जाए उनको। और इस नागा ट्राइबल ग्रुप में कुछ ग्रुप तो ये भी बोलते हैं कि हमें भारत से भी अलग कर दिया जाए। जब भारत से अलग कहने की बात की जाती है, ऐसे मूवमेंट्स को सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मूवमेंट एक बार पंजाब सूबे के लिए भी चलाया गया था, जिसको आप खालिस्तान मूवमेंट के नाम से जानते हो, जिसमें आपने भिंडरेवाला का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, भिंडरेवाला, जिसको गोल्डन टेम्पल के अंदर आर्मी ने मारा था। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि ये नागा ट्राइबल ग्रुप ने अपनी एक नागा फेडरल आर्मी तक बना ली थी, और ये लोग नागा इंसर्जेंसी या मैं यूं कहूं आर्म्ड स्ट्रगल पे उतर आए थे। नागालैंड उस समय पार्ट हुआ करता था असम का। इसी कारण से यहाँ पे जब आपने देखा कि क्यों असम के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और क्यों नागालैंड के लिए नहीं किया गया, ये उसका कारण था। अब क्योंकि नागालैंड असम का पार्ट था, और क्योंकि ये जो नागा इंसर्जेंसी है ये लॉ एंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ये असम पुलिस की जिम्मेदारी बन गई थी कि वो इस इंसर्जेंसी को किसी भी तरीके से रोकें। मगर जैसा मैंने बताया कि आर्म्ड स्ट्रगल एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं होता, ये एक सीरियस और एक ग्रीवेंस क्राइम होता है, जो कि हो सकता है कि हमारा पुलिस सिस्टम या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने में नाकाम हो, जो कि हुआ। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के बाद भी असम पुलिस उसको हैंडल नहीं कर पाई। और अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में यह जगह भी है कि अगर किसी भी पुलिस के द्वारा, किसी भी स्टेट की पुलिस के द्वारा अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन हैंडल नहीं किया जा रहा, तो आर्टिकल 355 यूनियन को ये ड्यूटी देता है कि उसे स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड सो आर्टिकल 355 गिव्स द ड्यूटी टू यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन
एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस उस समय था जिसको कि बाद में आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा चेंज कर दिया गया। तो यहां पे इस सिचुएशन से निपटने के लिए यूनियन सामने आता है और एक पुलिस फोर्स बनाता है, या मैं यूं कहूं एक आर्म्ड फोर्स का गठन करता है जिसको असम राइफल्स कहा गया। और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट 1958 में एक एक्ट पास करता है जिसका नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। और इस तरीके से इस एक्ट का गठन होता है, जिस एक्ट में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं ताकि वो इस तरीके की इंसर्जेंसी को रोक पाए। जिस तरीके की इंसर्जेंसी अभी आपने समझी, और ये समझा आपने कि हाउ इट वाज इम्पैक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं कि ये जो 1958 का एक्ट था इसमें कौन से सेक्शंस क्या चीजें बोलते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जिससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं और ये कैसे उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम इस चीज की डेप्थ में उतरेंगे और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो ये एक्ट है ये स्पेशल पावर्स देता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को। वो आर्म्ड फोर्सेस जो डिस्टर्ब्ड एरिया में काम कर रही हैं, हाँ, ये डिस्टर्ब्ड एरिया कौन बताएगा या कैसे बताया जाएगा कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है या नहीं, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। ये डिस्टर्ब्ड एरिया कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं इस एक्ट में कि आर्म्ड फोर्सेस ही सबसे पहले तो किसको कहा जाएगा। तो आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होगा इस एक्ट में मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्सेस जो कि लैंड पे काम कर रही हैं, और साथ ही कोई और भी अदर आर्म्ड फोर्स हो सकती है जो यूनियन ने बनाई हो। दूसरा, डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया वो एरिया होगा जो सेक्शन 3 के तहत नोटिफिकेशन जारी करके डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 3 की कि सेक्शन 3 क्या बोलता है। तो सेक्शन 3 पावर देता है डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर करने की। अब ये किस पे पावर कन्फर करता है हमें ये समझना पड़ेगा। तो यहां पे जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात चलेगी तो गवर्नर साहब अगर हम स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करें, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब अगर हम यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में बात करें, इन दोनों को पावर कन्फर की गई है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया बता पाएंगे। वो एक स्टेट का कोई एक छोटा सा एरिया या फिर होल ऑफ द स्टेट को बता पाएंगे कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है या नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे स्टेट के रिस्पेक्ट में गवर्नर साहब और यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये बता पाएंगे कि उस स्टेट का या उस यूनियन टेरिटरी का कोई एक पार्ट या पूरी की पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिस्टर्ब्ड है या नहीं। और जब वो डिस्टर्ब्ड एरिया बता रहे होंगे उसका यह मतलब होगा कि वहां पे पुलिस फोर्स सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में रखने में नाकामयाब हो चुकी है और उनको आर्म्ड फोर्सेस की एड या मदद चाहिए ताकि वो सिविल पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएं और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर पाएं। और इस चीज को बताते हुए वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे ऑफिशियल गैजेट में, जहां पे वो ऐसे पार्ट्स को स्टेट और यूनियन टेरिटरी के डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करेंगे। तो इस तरीके से सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट में बताया गया है कि डिस्टर्ब्ड एरिया कैसे बताया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे जब गवर्नर साहब डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करेंगे तो ये प्रावधान दिया गया है इस एक्ट में कि वो एरिया आर्बिट्ररी बेसिस पे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई ना कोई लेजिस्लेटिव गाइडलाइन उनकी बात के पीछे जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ सेक्शन 3 में यह भी बात कही गई है कि ये जो डिक्लेरेशन किया जाएगा कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है उसकी एक टाइम लिमिट भी होगी। मतलब कि बिना किसी टाइम लिमिट के वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित नहीं करेंगे। इसका मतलब एक समय सीमा के बाद
उस एरिया पे से डिस्टर्ब एरिया का क्लॉज हटाने का भी प्रावधान यहां पे दिया गया है। वो समय काल कितना है? इट इज ऑफ 6 मंथ, मतलब कि 6 मंथ जब एक्सपायर होने लगेंगे, जब से कोई भी एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, उसके 6 महीने बाद उसका रिव्यू किया जाएगा कि वाकई में सिचुएशन अभी भी इसको डिस्टर्ब एरिया में रखने वाली है या नहीं। अगर लगता है कि नहीं है तो उसको डिस्टर्ब एरिया से हटाना पड़ेगा। यह प्रावधान सेक्शन 3 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4 की। जैसा आपने देखा कि सेक्शन 3 अभी तक सिर्फ ये बात कर रहा था कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया कौन घोषित करेगा और किस बिहाफ पे करेगा। सेक्शन 4 जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं पे आर्म्ड फोर्सेस में स्पेशल पावर्स कन्फर की गई हैं। और वो कौन सी स्पेशल पावर्स हैं, पहले आप ये देखिए। मगर उससे भी पहले आप ये देखिए कि कौन सी इक्विवेलेंट रैंक आर्म्ड फोर्सेस में इन स्पेशल पावर्स को दिया गया है। वो है कमीशन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो कि आर्म्ड फोर्सेस की इक्विवेलेंट रैंक रखता हो। अब वो क्या कर सकता है वहां पे, ये समझिए आप। वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक वार्निंग देने के बाद में आफ्टर ड्यू वार्निंग फायर कर सकता है, मतलब कि किसी की भी जान ले सकता है, इवन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ। अगर मान लीजिए कि एक एरिया में जहां पे ये बोला गया है कि 5 या 5 से लोग ज़्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे और वहां पे एक गैदरिंग हो जाती है, तो वहां पे वो फायर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फायर आर्म के साथ में मिलता है, एम्यूनेशन या कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो कि न्यूसेंस को क्रिएट कर सकता है, तो उन पे भी फायर किया जा सकता है। इसी के साथ आर्म्ड फोर्सेस ऐसे डिस्टर्ब एरिया में एक्शन ले पाएंगे किसी भी फोर्टिफिकेशन को या फोर्टिफाइड पोजीशन को या शेल्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे आर्म्स डंप किए गए हैं, ऐसी लोकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसी भी ट्रेनिंग कैंप को जहां पे ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है आर्म्ड स्ट्रगल की अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेस, तो ऐसे एरियाज को ये लोग डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो दी गई है वो है अरेस्ट विदाउट वारंट की। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को सस्पिशन की नज़र से उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके का क्राइम कमिट करने वाला है या कर चुका है, तो वो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ किसी भी प्रीमाइसेस पे बिना किसी वारंट के एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। हालांकि बस इसमें एक क्लॉज ये दे दिया गया है सेक्शन 5 में कि अरेस्टेड पर्सन जो भी होंगे, ही और शी टू बी मेड ओवर टू द पुलिस एज सून एज पॉसिबल। मतलब कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा और अपनी कस्टडी में आर्म्ड फोर्सेस लेंगी, तो इस एक्ट के तहत ये बोला गया है कि उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर इन चार्ज उस समय होंगे, विद द लीस्ट पॉसिबल डिले, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको रिपोर्ट करना है और उनके हैंड ओवर करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था। सेक्शन 6 बात करता है प्रोटेक्शन टू पर्संस एक्टिंग अंडर एक्ट। मतलब कि जो भी एक्शन सेक्शन 4 के तहत आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लिया जाएगा, उन पे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाई जाएगी, कोई भी सू फाइल नहीं किया जाएगा या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएंगी, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। इसी कारण से ये आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस बच जाती हैं। तो ये बात थी अबाउट द एक्ट। So in a concise manner, what we have read about the salient features in this act is regarding the powers of the governor or the administrator, that is with respect to the state government and union territory, that how they are empowered to declare any part or full of any state as disturbed area, अगर उनके ओपिनियन में उनको ये लगता है that the sovereignty of India is in danger। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद में पीरियोडिक रिव्यू का भी प्रावधान दिया गया है, that is of after every 6 मंथ। अरेस्टेड पर्सन्स को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना है। साथ ही गैजेट नोटिफिकेशन में कौन सा पार्ट या पूरा स्टेट डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाएगा ये मेंशन करना है। अगर डिस्टर्ब्ड एरिया गवर्नर के द्वारा दिया जा रहा है तो वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, उस पर लेजिस्लेशन बैकिंग होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेक्शन 3 में मेंशन की गई है वो ये है कि
स्टेट गवर्नमेंट कैन सजेस्ट वेदर एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एनफोर्स्ड और नॉट, मतलब कि आफ्स्पा स्टेट गवर्नमेंट में या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में इम्प्लीमेंट हो या ना हो, ये स्टेट गवर्नमेंट सजेस्ट कर सकता है, मगर ये चीज़ ओवर रूल्ड की जा सकती है या तो गवर्नर के द्वारा या सेंटर के द्वारा। ये सेक्शन 3 में मेंशन है। इसका मतलब ओवर रूलिंग पावर सेंटर के पास में है। अब अगर हम बात करें आफ्स्पा के फॉर और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स की, तो हमें जानने को मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं फॉर, क्यों ये ज़रूरी है। क्योंकि आर्म्ड इंसर्जेंसी भारत को तोड़ने का एक एक्ट है, एंड एज आर्टिकल 1 says that is India shall be union of states, and so the secessionist movements does not have any place in our country, and so to maintain the sovereignty and integrity of India, it is very well required for the armed forces to deal with such acts। और ऐसे एक्ट से डील करने के लिए आपको ऐसे एक्ट की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल पावर्स आर्म फोर्सेस में कन्फर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अगर बात करें पार्शियल रिमूवल कर सकते हैं क्या इस एक्ट का? नहीं, क्योंकि इस एक्ट के पार्शियल रिमूवल से इस पूरे एक्ट का एसेंस खत्म हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस नल एंड वॉइड प्रूफ हो चुके हैं फ्यूचर में, तो ये शोकेस करता है कि आर्म फोर्सेस पे गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एंड ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस आर ऑल बेसलेस। पीरियोडिक रिव्यू ऑलरेडी मेंशन एक्ट में ही है, इसका मतलब ये फुल एंड फाइनल नहीं हो जाता एक बार डिस्टर्ब एरिया बता देने से कि हमेशा डिस्टर्ब एरिया रहेगा। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके के सेक्शनिस्ट मूवमेंट आगे नहीं चलते हैं, इंसर्जेंसी नहीं होती है, आर्म रिबेलियन नहीं किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो 6 महीने में तो वो अपने आप ही डिस्टर्ब एरिया से हट जाएगा। अगेंस्ट की बात करें तो क्योंकि ये कॉलोनियल टाइम्स का एक रूल है, जिस समय हमने लिनिथ गो के टाइम पे देखा इसको कैसे लाइसेंस टू किल कहा गया, तो ऐसे एक्ट को आज एक आज़ाद भारत में क्यों जगह दी गई है, इस पे क्वेश्चन उठाया जाता है। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस ने न चाहते हुए या सिचुएशन प्रिवेल न होते हुए भी गन्स का और फायर का यूज़ किया। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो जस्ट एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इट कन्फर्स एंड इट गिव्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ हमारे संविधान में भी सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा ही छीनी जा सकती है। तो यहाँ पे किसी भी एक एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो लॉ सफिशेंट है और सही है, तो यहाँ पे इसको रिपील कर देना चाहिए। अगर हम इसको रिपील करते हैं तो हम एक मैसेज ऑफ पीस देंगे वहाँ के लोगों को, तो शायद वहाँ पे शांति बहाल हो सके, मगर सिर्फ इसके दम पे इस एक्ट को रिपील भी नहीं कर देना चाहिए। एंड आर्मी नीड पावर, यस, अगर एक्स्ट्राजीनियस सिचुएशन में आपको आर्मी को भेजना है तो आपको उन्हें पावर भी देनी पड़ेगी। अब जैसा मैं बता रहा था कि आफ्स्पा का क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, या कुछ ऐसे एक्ट्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक लड़की का नाम आता है थंगजाम मनोरमा, जिसको शूट कर दिया गया था। जैसा कि पहले बोला गया है कि यहाँ पे इस एक्ट में वार्निंग देना चाहिए, इसमें बिना वार्निंग दिए उसको डायरेक्ट शूट कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारी कमिटीज़ फॉर्म हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें सबसे फेमस थी बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, जिस कमेटी ने फाइनली डिसीजन में ये कहा कि इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। इसके बाद संतोष हेगड़े कमेटी भी आई, जिसने ये कहा कि 5 आउट ऑफ 6 एनकाउंटर्स वर नॉट जेन्युइन, और इसमें डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया गया है, मतलब कि दूसरी तरीके से भी उस चीज़ को रोका जा सकता था, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स यूज़ करके आर्म फोर्सेस ने इस एक्ट को विलंघन किया है, तो इस एक्ट को हटा देना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी रूलिंग्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया है कि इस एक्ट को हटा देना चाहिए। अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? आफ्स्पा को ज़्यादा ह्यूमन बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति हर्ट होता है मेजरली या डेथ लीड हो जाती है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंपलसरी कर देना चाहिए। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ओपन एरिया में करना चाहिए, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस हम लोग जीत पाएँ कि आर्म फोर्सेस जो भी काम कर रही हैं वो सही कर रही हैं। और इस ओपन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कौन कौन लोग बैठें, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब बैठें, लोकल एनजीओज को इन्वॉल्व किया जाए, सिविल सोसाइटीज़ को, विच अगेन बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस होते हैं, इसमें एक मैंडेटरी वुमेन ऑफिसर बैठानी चाहिए, ताकि अगेन लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो
और वो अपनी बात रख पाएँ। अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन क्योंकि ज़रूरी होती है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो विद इन 72 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रावधान डालने की ज़रूरत है। साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के द्वारा इन्वॉल्व हो सारे ही ऑपरेशंस में, ताकि एक सिविल विजिल रहे या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की विजिल रहे आर्म्ड एक्टिविटीज़ पे। जब ऐसा होगा तो एक अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे प्रूव की जा सकेगी। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, किसी भी ऑपरेशन में वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अगर ओपन फायर करते हैं जिसमें डेथ लीड हो सकती है तो वहाँ पे स्टेट ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी कर देना चाहिए। इसी के साथ जैसा हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन ज़रूरी होती है प्रोसिक्यूट करने के लिए आर्म फोर्सेस के लोगों को, विच मैनी अ टाइम्स लीड टू डिले एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट फिक्स करने की ज़रूरत है, जिस टाइम लिमिट में सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ की सहमति देगी कि आप इन व्यक्ति को प्रोसिक्यूट कर सकते हो, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसको फेयर रूल बनाया जा सके या फेयर लॉ बनाया जा सके, वो हम कर पाएँ। और पुअर कन्विक्शन रेट जो इस एक्ट के तहत है आर्म फोर्सेस का, इसको भी सही करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से कुछ व्यू पॉइंट्स थे। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। That's it from my side for this particular topic. Hope you like this. Do share with your friends if you really like this. In the end, keep shining. Have a good day.